नमस्कार दोस्तों। आपने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा शहर है जो हमेशा नकारात्मक चीजों को लेकर ही चर्चा में रहता है। आप कहीं भी चले जाइए पूरे भारत में या पूरी दुनिया में, और अगर आपने गलती से बता दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से हूं तो आपको संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसा लगता है कि जैसे अगले ही पल आप तमंचा निकाल लेंगे, क्योंकि यह जिला गैंगस्टर और अपराधियों के नाम से जाना जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को आजमगढ़ के दो जेम्स से रूबरू करवाऊंगा, यानी आजमगढ़ के दो बहुमूल्य रत्नों से रूबरू करवाऊंगा, पहचान करवाऊंगा, जिसको आजमगढ़ वासी और भारत के वासी भूलते जा रहे हैं। हमारे पहले बहुमूल्य रत्न को घुमक्कड़ और महापंडित के नाम से भी जाना जाता है। आप इन्हें घुमक्कड़ महापंडित भी कह सकते हैं। क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 में आजमगढ़ के एक छोटे से गांव पंदहा में हुआ। राहुल सांकृत्यायन हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे और वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद भी थे, यानी फिलोलॉजिस्ट, जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो। राहुल सांकृत्यायन लगभग 30 के आसपास भाषाओं का ज्ञान रखते थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में कार्य किया। यात्रा वृत्तांत क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। यात्रा वृत्तांत का मतलब है कि आपने कोई यात्रा की और उसकी जो वृत्तियां हैं, उसकी यादें हैं, उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में लिख देना कि आपने वहां पर क्या देखा, कैसे लोग रहते थे, वहां का पहनावा, वहां का खान पान, वहां का कल्चर, मेंटालिटी, साइकोलॉजी, खेती बाड़ी, सब कुछ वहां के जो चीजें, जो भी वृत्तियां हैं, उसको ओरिजिनल टेक्स्ट में लिख देना। वह यानी राहुल सांकृत्यायन हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, यानी उनसे पहले किसी ने यात्रा वृत्तांत लिखने का कार्य नहीं किया। वह पहले थे जिन्होंने ये महान कार्य किया। उन्होंने ही हिंदी को खड़ी बोली भी कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म पर शोध किया, जिसे हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है। इसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा कॉकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। 21वीं शताब्दी के दौर में जब संचार क्रांति यानी इंटरनेट के साधनों ने पूरी दुनिया का ज्ञान एक क्लिक पर सामने रखने का काम किया है, ऐसे में आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति दुर्लभ ग्रंथों की खोज में हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ों व नदियों के बीच भटकने के बाद उन ग्रंथों को खच्चरों पर लाद कर अपने देश में लाए तो कैसा लगेगा। ऐसा ही किया था राहुल सांकृत्यायन ने। ये तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण तो करते ही थे, एशिया के और भी देशों में गए, लेकिन तिब्बत 4 बार गए और वहां से ऐसे टेक्स्ट, ऐसी ओरिजिनल कॉपीज लेकर आए जो कि नालंदा और बाकी जो यूनिवर्सिटीज को जलाने के बाद बौद्ध भिक्षु और बाकी वहां के ज्ञानी लेकर तिब्बत की ओर बढ़ गए थे उसको बचाने के लिए। वहां पर ये सारे रखे हुए थे और राहुल सांकृत्यायन वहां पर 4 बार गए और वहां से जब वो आए तो 22 खच्चरों पर लाद कर वो ओरिजिनल टेक्स्ट लेकर आए, जो कि मिसिंग थे, खो गए थे, दुनिया की नजर से बहुत दूर थे। यह काफी कठिन और रोमांचक लगता है, लेकिन ऐसे ही थे राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन के जीवन का मूल मंत्र ही घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता थी। उनका मानना था कि घूमते रहिए, गतिशील रहिए, एक जगह पर बैठिए नहीं। एक जगह जैसे पानी ठहर जाता है तो मैला हो जाता है, वैसे ही आप लोग एक जगह मत ठहरिए, पानी की तरह बहते रहिए और साफ रहिए। घूमना उनकी आदत नहीं बल्कि उनका धर्म था। जब वे कक्षा 3 में पहुंचे तो उन्हें एक शेर पढ़ने को मिला, जिसने उनका जीवन ही बदल दिया। शेर क्या था? सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। साहित्यिक कृतियां मतलब उन्होंने साहित्य में क्या क्या काम किया। कहानियां लिखी, उपन्यास लिखा, जीवनियां लिखी, यात्रा साहित्य लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा। 14 अप्रैल 1963 को 70 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। 1953 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किए गए थे। अब आखिरी में आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ राहुल सांकृत्यायन के बारे में, जो मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई थी। हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे, उस दौरान कविता और बाकी साहित्य की बात छिड़ी तो उसने राहुल सांकृत्यायन का जिक्र किया और ये कहानी सुनाई। कहानी क्या थी? उसका कहना था कि राहुल सांकृत्यायन अलग अलग देशों में जाते थे, घूमते थे, भ्रमण करते थे, तो उनको भाषाओं का थोड़ा सा दिक्कत होती थी, मतलब कि समस्या होती थी, भाषा जो है उनको आती नहीं थी। तो क्या करते थे, जिस देश में जाते थे वहां पर एक महिला से विवाह कर लेते थे। विवाह करने के बाद उस परिवार में रहते थे और उनके साथ रह के वहाँ की भाषाएं एकदम ओरिजिनल चीज सीख कर फिर आते थे, दूसरे देश जाते थे, फिर वहां विवाह करते थे। ऐसे कई देशों में गए और कई सारी शादियां की। ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, उसने बताया, मैंने सुना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सच है?
जैसा भी विचार हो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर लिख दीजिए। और एक चीज सच्ची है कि ये रूस गए, वहां पर इन्होंने विवाह किया और उस विवाह से उनको एक पुत्र भी पैदा हुआ। उसके बाद इन्होंने आगे जो है फिर भ्रमण किया। अब आइए आप लोगों को अपने दूसरे जेम से मिलवाता हूँ, यानी दूसरे रत्न से मिलवाता हूँ। क्या नाम है? कैफी आजमी। इनका जन्म 14 जनवरी 1919 को आजमगढ़ के एक छोटे से गांव मिजवा में हुआ। कैफी आजमी एक उर्दू के शायर थे, नाम तो सुना ही होगा। इनका असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था। गांव के सीधे साधे माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक लगा तो भाइयों के प्रोत्साहित करने पर खुद भी लिखने लगे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गजल लिखी। गजल सुनिए। इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के गर्म अश्क, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। साल 1936 में उन्होंने साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित होकर उसकी सदस्यता ले ली। धार्मिक रूढ़िवादिता के चलते वे परेशान थे और उनको साम्यवाद एक आजाद विचार लगा। फिर उन्होंने सोचा कि सामाजिक संदेश के लिए लिखना शुरू करेंगे, यानी समाज को संदेश देने के लिए वो अपनी कलम का इस्तेमाल करेंगे, लिख कर वो समाज को कुछ संदेश देंगे। 1943 में साम्यवादी दल ने मुंबई कार्यालय शुरू किया और उन्हें जिम्मेदारी देकर भेजा। सन 1947 में उन्होंने शौकत नामक लेखिका से विवाह किया, जिससे उनके 2 बच्चे हुए, शबाना आजमी और बाबा आजमी। बाद में उन्हें फिल्मों में गीत लिखने के मौके मिले, जिसने उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद की। प्यार मोहब्बत पर बनी फिल्म हीर रांझा के कविता के रूप में सारे के सारे डायलॉग कैफी साहब ने ही लिखे, जिसने फिल्म को अमर कर दिया। सादगीपूर्ण व्यक्तित्व वाले कैफी बेहद हंसमुख थे। साल 1973 में ब्रेन हेमरेज से लड़ते हुए उन्हें जीवन का एक नया दर्शन मिला। क्या? कि अब दूसरों के लिए ही जीना है। उन्होंने अपने गांव में स्कूल, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस और सड़क बनवाने में मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर सड़क को कैफी मार्ग घोषित किया। आजमगढ़ से एक ट्रेन दिल्ली तक जाती है, जिसका नाम कैफी आजमी के नाम पर ही पड़ा। क्या नाम पड़ा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वैसे तो कैफी आजमी ने बहुत सारी गजलें, बहुत सारी नज़में, बहुत सारे फिल्मी गीत और डायलॉग्स लिखे, लेकिन उनकी एक फेमस गजल है जो कि मेरे दिल को छू जाती है। क्या है? ये किस तरह याद आ रही हो, ये ख्वाब कैसा दिखा रही हो। अगर आप लोगों को ये गजल सुननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाकर सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है। 10 मई 2002 को कैफी आजमी दुनिया से चले गए, लेकिन अमर हो गए। अब जाते जाते आप लोगों से एक सवाल है, कैफी आजमी की वो कौन सी नज्म है या कौन सी गजल है जो आप लोगों को बेहद पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो में आप लोगों से रूबरू होऊंगा, बहुत बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आऊंगा और बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस बनाता हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, मेरे चैनल पर जाइए और बहुत सारी बेहतरीन वीडियोस हैं, जानकारी के साथ लाता हूं। और ऐसी जानकारियां जो बच्चों के लिए भी अच्छी हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी जानकारी पूर्ण है, तो ऐसी वीडियोस देखिए और ऐसी ही वीडियोस को थोड़ा आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे कचरे का बहुत ज्यादा भंडार है। तो कचरा हटाने के लिए ऐसे राहुल सांकृत्यायन जैसे महापंडितों का और दिल को छू लेने वाले, दिल में छेद कर देने वाले और दिल को, मरे हुए दिल को जिंदा कर देने वाले कैफी आजमी की जरूरत है, जो कि हमारे आजमगढ़ से और आजमगढ़ के रत्न कहे जाते हैं। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं।